हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 फॉर क्लास 8 कोल एंड पेट्रोलियम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम क्या होता है, किस तरह से कोल और पेट्रोलियम फॉर्म होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिफरेंट नेचुरल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें ये जानना होगा व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। आखिर नेचुरल रिसोर्सेज एग्जैक्टली होती क्या है। तो नेचुरल रिसोर्सेज सिंपली ऐसे रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिलती हैं, दैट वी गेट फ्रॉम नेचर। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हो। नेचर से अब हमें क्या मिलता है, हमारे आसपास जो भी है सब कुछ हमें नेचर से मिलता है ऑलमोस्ट। दैट इज द वुड, आपकी सनलाइट, एयर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल कोल, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के, बिकॉज हमें ये नेचर से मिल रहे हैं। नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होता है। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, दे आर अनलिमिटेड। इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल मतलब जिन्हें हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, यानी कि ये लिमिटेड होते हैं। तो अगर हम इन्हें वन वर्ड से बोले तो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि कभी खत्म नहीं होंगे। और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, साथ ही साथ में ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और ये खत्म किए जा सकते हैं। अब आते हैं इनकी डेफिनेशन पर। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसा हमें समझ आया अनलिमिटेड है, तो ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो कि प्रेजेंट है अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में, साथ ही साथ में ये एग्जॉस्ट जल्दी से नहीं होने वाले हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, यानी कि खत्म नहीं होंगे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है, ये होता है सनलाइट, एयर, ये इसके एग्जाम्पल। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि नेचर में लिमिटेड अमाउंट में, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ह्यूमन एक्टिविटीज से एग्जॉस्ट हो सकते हैं। इनका एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचर, गैस, एक्सेट्रा। नेक्स्ट विल स्टडी फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स यू कैन से फॉसिल फ्यूल्स एक पर्टिकुलर टाइप के रिसोर्सेज ही होते हैं, मतलब एक प्रोसेस जिनसे कि बाकी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बनते हैं। मतलब क्या होता है कि जो डेड रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, प्लांट्स के, वो सॉइल के अंदर बरी कर दिए जाते हैं, यानी कि सॉइल के अंदर गड़ जाते हैं, और उसके बाद में मिलियंस ऑफ ईयर, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर, सालों बाद, बहुत टाइम के बाद में ये रिसोर्सेज नेचुरल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कैसे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये फॉर्म कर लेते हैं डेड रिमेन्स। और जब डेड रिमेन से इस टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज फॉर्म होते हैं, उन्हीं को हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। अब हम इनको स्पेसिफिकली बोलें तो कोल फॉर्मेशन। सबसे पहले कोल फॉर्मेशन की बात करते हैं, जिस प्रोसेस में हमारा जो वुड होता है वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस का नाम है कार्बोनाइजेशन। जिस प्रोसेस से हमारा वुड कोल में कन्वर्ट होता है उसे हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। और ये जो वुड है ये कोल में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जब डीप ग्राउंड के अंदर हम इनको बरी कर देते हैं, गाड़ देते हैं, तब ये प्रोसेस फॉर्म होता है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आखिर कोल एग्जैक्टली कैसे फॉर्म होता है। सो कोल फॉर्म होता है हमारा, अब लगभग मान लीजिए आज से 300 मिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ ना एक डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड थी, यानी कि बहुत घने जंगलों से, और इन द लो लाइंग वेटलैंड एरिया, काफी गीले एरिया में बहुत डेंस घने जंगलों से कवर्ड थी। अब अलग अलग नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, जैसे फ्लडिंग हो गया, हो सकता है आंधी तूफान, जो स्टॉर्म्स आ जाते हैं, हेल स्टॉर्म्स एक्सेट्रा, इन सभी की वजह से ये जो डेंस फॉरेस्ट थे ये हमारी सॉइल के अंदर बरी हो गए, सॉइल के अंदर गड़ गए, चले गए। ठीक है, अब क्या होगा, एज मोर सॉइल गॉट डिपॉजिटेड ऑन देम दे वर कंप्रेस्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में जो हमारी सॉइल है वो उनके ऊपर इकट्ठी हो जाती है, इसलिए वो कंप्रेस होने लगते हैं, दबने लगते हैं। अब क्योंकि सॉइल है उनके ऊपर तो टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, और इस वजह से ये अर्थ में डीपर मतलब बहुत नीचे
चले जाते हैं। अब अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, अब प्रेशर भी ज्यादा है, अब क्योंकि प्रेशर भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होता है, हमारा जो डेड प्लांट है वो स्लोली कन्वर्ट हो जाता है कोल के अंदर। हमारा जो डेड प्लांट होता है वो स्लोली कोल में कन्वर्ट होने लगता है। अब जब ये कोल में कन्वर्ट होता है तो कोल मेनली कंटेंट ऑफ, अब कोल में होता क्या है आखिर, तो अब हमें समझ आ गया कि बहुत मतलब एक बार हमारे जो प्लांट है वो सॉइल में बरी हो जाते हैं, उसके बाद में अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ये प्लांट स्लोली कन्वर्ट हो जाते हैं कोल के अंदर। बट अब ये जानने वाली बात है कि कोल में आखिर होता क्या है। तो कोल मेनली कंटेन ऑफ कार्बन एंड स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। बेसिकली कोल के अंदर मेजरली क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, और कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, यानी कि जो डेड वेजिटेशन था उसका कोल में कन्वर्ट होने का प्रोसेस कहलाता है कार्बोनाइजेशन। इतनी बात हमको समझ आ गई कि कार्बोनाइजेशन क्या होता है और कोल किससे बना होता है, मेनली कार्बन से मिलके बना होता है। अब वील स्टडी कि जो कोल है उसके अंदर कार्बन कंटेंट के बेसिस पे हम कोल को किस तरह डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी कि किसी कोल में कार्बन कंटेंट ज्यादा है, किसी में कम है, तो इसी बेसिस पे हम कोल को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है पीट। व्हाट इज पीट? पीट एक लाइट ब्राउन स्पॉन्जी मटेरियल होता है एंड कंटेन 55 to 65% ऑफ कार्बन। इसके अंदर 55 से 65% कार्बन होता है। इट इज मोस्ट इंफीरियर वेराइटी ऑफ कोल। यहाँ पे इंफीरियर का मतलब है कि लोअर इन क्वालिटी, यानी कि एक लाइट ब्राउन स्पॉन्जी कलर का मटेरियल हो, 55 to 65% कार्बन होता है, साथ ही साथ सबसे लो क्वालिटी वाला कोल यही होता है, इंफीरियर वेराइटी जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट इज लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या होता है? एक सॉफ्ट ब्राउन कोल होता है, ठीक है, एंड कंटेन 65 to 75% ऑफ योर कार्बन। ये हमारा लिग्नाइट होता है। एज यू कैन सी हियर पीट की पिक्चर है, लिग्नाइट की पिक्चर है। नेक्स्ट bituminous. It is a black in color and it's most commonly found variety of coal. It has 75 to 90% carbon. इसके अंदर 75 से 90% कार्बन है. It is used as household fuel and industries. इसको ही हम household fuels की तरह, industries की तरह यूज करते हैं. As you can see the picture. ठीक है, ये काफी ब्लैक होता है और ये बहुत कॉमनली फाइंड किया जाता है. नेक्स्ट इज एंथ्रासाइट, जिसे हम हार्ड ब्लैक कहते हैं. साथ ही इट इज अ हार्ड ब्लैक एंड कंटेन अप टू 90% कार्बन. इसके अंदर बहुत हाई अमाउंट ऑफ कार्बन होता है. ये बहुत स्लोली बर्न होता है, साथ ही साथ बहुत कम स्मोक देता है. बहुत स्लोली बर्न किया जाता है, स्मोक बहुत कम देता है. तो ये हमारी 4 वेराइटीज हैं अबाउट कोल. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ कोल एंड देन फर्स्टली यूजेस ऑफ कोल. क्या यूजेस होते हैं कोल के हमारी डेली लाइफ में? सबसे पहला यूज, इट इज यूज्ड इन कुकिंग. इट इज इन मेनी एरियाज इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पसेस, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है. सेकेंड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कोक, कोल एंड टार एंड कोल गैस. अब ये क्या है? ये सभी कोल के प्रोडक्ट्स हैं, यानी कोल से बनाए जाते हैं. क्या क्या है इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कोल प्रोडक्ट्स में. नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल पावर प्लांट मीन्स ऐसे प्लांट जहां पर हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए, वहां पर इनका यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, यानी ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है. और साथ ही साथ पहले इट यूज टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन स्टीम इंजन, यानी कि स्टीम इंजन को चलाने के लिए स्टीम्स बनाने का काम भी पहले किया जाता था कोल से. तो ये कुछ कॉमन यूजेस है कोल्स के. अब हम देखेंगे यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल, यानी कि कोल से हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सबसे पहला कोक. कोक क्या होता है? इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ बिटुमिनस वेराइटी ऑफ कोल. डिस्टिलेशन क्या होता है अभी के लिए समझ लेते हैं. एक सेपरेशन का प्रोसेस होता है, चीजों को सेपरेट करते टाइम डिस्टिलेशन किया जाता है. अब इट इज अ टफ, पोरस, ब्लैक सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ बिटुमिनस वेराइटी ऑफ कोल. जो ये बिटुमिनस वेराइटी थी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, दिस वन, इसी के डिस्टिलेशन से हमें ये वाला कोल मिलता है
दैट इज कोक। ठीक है, इट कंटेन्स मेनली कार्बन, इसमें बहुत हाई अमाउंट में कार्बन होता है। इट इज यूज्ड एज इंडस्ट्रियल फ्यूल, इंडस्ट्रीज में फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड इन अ ब्लास्ट फर्नेस। साथ ही साथ ये कई मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है, यानी कि ये जो कोक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। नेक्स्ट इज कोल तार। व्हाट इज कोल तार? इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विच इज एन विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, काफी बेकार स्मेल होती है इसकी, साथ ही ब्लैक थिक लिक्विड होता है। अब इसका काम क्या होता है? distillation of coal tar gives fraction like benzene, toluene, xylene etc. which are known as coal tar crudes. बेसिकली जब हम कोल तार को डिस्टिल करते हैं, यानी डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं फ्रैक्शंस, तो उसमें से हमें बेंजेन, टॉलिन, जाइलिन इस टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं विच आर नोन एज कोल तार क्रूड्स, एंड ये भी काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि दे फॉर्म द स्टार्टिंग मटेरियल फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम, एक्सप्लोजिव, प्रिजर्वेटिव्स, पेंट्स एंड प्लास्टिक। ये सब बनाने के लिए हमको कोल तार यूज किया जाता है। नैप्थलीन बॉल, जो कि बहुत कॉमन है सबके घर में, यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स, जिससे कि मॉथ्स और इंसेक्ट्स को दूर रखा जा सके, ये भी कोल तार से ही ऑब्टेन होता है। नाउ अ डेज बिटमेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग रोड्स। आजकल क्या है, जो रोड्स मेटलिंग का काम होता है उसमें वी यूज्ड बाइटुमेन रेदर देन कोल तार, वरना पहले के टाइम पे कोल तार यूज किया जाता था। नाउ थर्ड प्रोडक्ट इज कोल गैस। कोल गैस क्या होता है? इट इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोक के लिए, कोक बनाने के लिए हमें ये चाहिए होता है। इट इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। ये कई इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है कोल प्रोसेसिंग प्लांट में। इट वॉज used for street lighting in London and New York in the early 19th century, also as a source of fuel for domestic purposes. कोल गैस के दो इंपॉर्टेंट यूज, सबसे पहला लंदन और न्यूयॉर्क में पुराने टाइम में, लगभग यू कैन से 19th सेंचुरी में ये स्ट्रीट लाइटिंग के काम आता था, बट नाउ अ डेज ये डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमने कॉमन एग्जाम्पल देखे। अब हम बात करेंगे व्हाट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इट इज डिराइव्ड, सबसे पहले ये वर्ड पेट्रोलियम आया कहाँ से? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रा, रॉक, एंड ओलियम, ऑयल। मतलब पेट्रा मतलब रॉक एंड ओलियम मतलब ऑयल। रॉक से मिलने वाला ऑयल इज पेट्रोलियम। इट इज फाउंड इन डीप इनसाइड द अर्थ बिटवीन द लेयर्स ऑफ पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। जो पोरस और नॉन पोरस रॉक्स हैं उनके बीच में डीप इनसाइड द अर्थ, बहुत नीचे मिलता है। पेट्रोलियम इज अ डार्क विस्कस फ्लोरेसेंट एंड ऑयली लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। काफी बेकार स्मेल होती है इसकी, अनप्लीजेंट, फ्लोरेसेंट, विस्कस सा होता है, गाढ़ा होता है एंड ऑयली सा लिक्विड होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड कैन नॉट बी यूज फॉर एनी पर्पस, सो इट इज नोन एज क्रूड ऑयल। ये जो है ये मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन वगैरह का, और इसको किसी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता है, इसलिए हम इसे क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं। मगर पेट्रोलियम से कई बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम उससे एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम इज वर्सेटाइल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, सो इट ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। इंपॉर्टेंट कि पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारा एनर्जी का, साथ ही साथ ये एक कंट्री की इकोनॉमी को बहुत अपलिफ्ट करता है, इसलिए हम इसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं। द केमिकल कंपाउंड दैट ओरिजिनेट फ्रॉम पेट्रोलियम आर नोन एज पेट्रोकेमिकल। और जो जो केमिकल कंपाउंड्स प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम से मिलते हैं उन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। अब आते हैं ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, आखिर पेट्रोलियम एग्जैक्टली कैसे मिलता है। सो पेट्रोलियम वॉज फाउंड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जो भी सी के अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनसे हमारा पेट्रोलियम फॉर्म होता है। किस तरह? जब ये ऑर्गेनिज्म डाइज, जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है सी के अंदर, देयर बॉडी सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द सी। उनकी जो बॉडी है वो बॉटम ऑफ द सी में सेटल कर जाती है, ठीक है, जो कि बाद में सैंड और क्ले की लेयर्स से कवर होने लगती है। कुछ कुछ कोल जैसा ही प्रोसेस होता है, और उसके बाद बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद एयर की एब्सेंस, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के बाद ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस में। सिमिलर एज कोल की बहुत सारे हमारे प्लांट्स थे वो सॉइल के अंदर बरी हुए अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस से हमारा कोल जो होता है वो बन जाता है। वैसे ही पेट्रोलियम भी होता है कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं सी के, वो सेटल कर जाते हैं, उसके बाद में सैंड और क्ले से कवर करते हैं, और उसके बाद में
absence of air, temperature and high pressure transforms organisms into petroleum and natural gases. ठीक है, नेक्स्ट वील सी, देखिए ये एक प्रोसेस है, हमें दिखाया गया किस तरह से रॉक्स के बीच में यहाँ पे हमारा ऑयल होता है, गैसेस होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हील स्टडी. ये एक प्रॉपर एक मशीनरी सेटअप हमें दिखाया गया है किस तरह से ये प्रॉपर हमारा पेट्रोलियम का इस तरह से एक्सट्रैक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. नेक्स्ट, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, यानी कि अब देखो सी के अंदर पेट्रोल तो है, हमें ये बात समझ आई, बट हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट इट, आखिर हमें मिलेगा कैसे. तो पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड विच इज अ मिक्सचर ऑफ various constituents such as petroleum gas, petrol diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. जो प्रोसेस होता है इन सभी को सेपरेट करने का, उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट या फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम भी कहते हैं, नोन एज रिफाइनिंग. इट कैरीज आउट अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. बेसिकली एक पेट्रोलियम रिफाइनिंग में ये किया जाता है विद द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है वो हम समझेंगे. इसका मतलब क्या है कि पेट्रोल एक डार्क ऑयली सा लिक्विड होता है जिसके अंदर पेट्रोलियम की गैस होती है, पेट्रोल, ये सब मिक्स्ड होता है. ठीक है, इन सभी को सेपरेट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिफाइनरिंग. पेट्रोल रिफाइनरीज जो होती है ये काम करती हैं, इसको करने का मेथड होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो हम आगे देखेंगे. द मेथड इन्वॉल्व वेपराइजिंग द क्रूड ऑयल इन अ ट्यूबुलर फर्नेस विद अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस एंड पासिंग द वेपर इनटू अ फ्रैक्शनल कॉलम. बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये जो लिक्विड होता है ना पेट्रोलियम का, हम इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, बहुत हाई, दैट इज 400 डिग्री सेल्सियस. और जो हमारी वेपर्स होती है उन्हें एक फ्रैक्शनिंग कॉलम यानी कि बहुत डिवाइडेड वाले कॉलम से पास कराते हैं. अब ये जो हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन होती है इसमें ये धीरे धीरे कंडेंस होता है यानी कि ठंडा होने लगता है. और जो लोअर पार्ट होता है ना कॉलम का, उसमें लो बॉइलिंग फ्रैक्शन कंडेंस होते हैं डिफरेंट हाइट्स पे इन फ्रैक्शनिंग कॉलम्स. यानी अकॉर्डिंग टू इफ आई टॉक अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लिक्विड कंडेंस होता है अपनी अपने हिसाब से एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस पेट्रोल गैस, अलग अलग प्रोडक्ट्स में. द अनकंडेंस गैस नोन एज पेट्रोलियम गैस, जो कंडेंस नहीं हो पाती वो लास्ट में आउटलेट से एस्केप कर जाती है. एक बार हम इसे डायग्राम से समझेंगे कि होता क्या है. बेसिकली यहाँ पे नीचे की तरफ हमें लिक्विड होता है. ठीक है, उस लिक्विड को हीट किया जाता है. ठीक है, हीट करने से क्या होता है, हीट करने से हमारा जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है. वेपर धीरे 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 इसके अंदर आती है. अब अलग अलग लेवल पे डिफरेंट सब्सटेंसेस का कंडेंसिंग लेवल अलग होता है. जैसे कि गैसोलीन है, वो हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके कंडेंस करेगा, नैप्थलीन उससे नीचे करेगा, कैरोसिन उससे नीचे, डीजल ऑयल उससे नीचे. बस अलग अलग लेवल पे ये हमारे कंडेंस करेंगे. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, जो कंडेंस नहीं कर पाएगा जो कि पेट्रोलियम गैस है, वो लास्ट में ऊपर से एस्केप कर जाएगा. और इस तरह हमें अलग अलग लेवल पे ये सारी गैसेस सेपरेट होकर या ये सारे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट सेपरेट होकर मिल जाएंगे. अब एक बार हम समझ लेते हैं कि हम इन सब के डिफरेंट यूजेस क्या होते हैं, किस तरह काम आते हैं. सबसे पहले वी हैव यहाँ पर रेजिड्यू हमारा बाइटुमेन होता है, जैसे कि वो रोड्स और रूफ बनाने के काम आता है. उसके बाद में फ्यूल ऑयल का काम होता है शिप, पावर स्टेशन इनके लिए. डीजल ऑयल, इसका काम होता है हमारा फ्यूल फॉर कार, लोरीज एंड बसेस. कैरोसिन का काम होता है हमारा एयरक्राफ्ट में फ्यूल. नैप्थलीन का काम होता है केमिकल बनाने का. गैसोलीन का काम होता है हमारा फ्यूल फॉर कार. रिफाइनरी गैसेस का काम होता है हमारा बॉटल फॉर गैसेस. ठीक है, ये इनके डिफरेंट काम होते हैं. ये हमारा प्रोसेस था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल जो हम सबको याद रखनी है कि किस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैव डिफरेंट यूजेस. पेट्रोल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट यूजेस होते हैं. जैसे कि पेट्रोलियम की जो गैस होती है ना, एलपीजी जिसे हम कहते हैं, वो हमारे घरों में, इंडस्ट्रीज में फ्यूल की तरह यूज की जाती है. पेट्रोल और नैफ्था जो होता है हमारा, वो फ्यूल होता है ऑटोमोबाइल, एविएशन इंडस्ट्री. एविएशन मतलब एरोप्लेन वाली जो इंडस्ट्री है हमारी, उसे हम एविएशन इंडस्ट्री कहते हैं. सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, केमिकल्स फॉर प्लास्टिक, इंसेक्टिसाइड. यहाँ बस केमिकल्स कैरोसिन जो हमारा जेट एयरक्राफ्ट और होम्स के लिए फ्यूल होता है. डीजल ऑयल
हैवी मोटर व्हीकल्स हो गए, रेलवे इंजन, जनरेटर पंप्स, इनके लिए फ्यूल का काम करता है। फ्यूल ऑयल हमारा फ्यूल होता है शिप के लिए, इंडस्ट्रियल फ्यूल, बॉयलर्स के लिए, फर्नेसेस के लिए। नेक्स्ट इज रेजिड्यूज, जो लास्ट में बचता है उसके एग्जाम। रेजिड्यू क्या होते हैं? लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एंड बाइटमिन। लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारी मशीन में और नेल पॉलिश मेकिंग में काम की जाती है। मशीन में क्या है, ये ल्यूब्रिकेशन लाती है ताकि मशीन के पार्ट्स इजीली वर्क कर सके। पैराफिन वैक्स, ये वैक्स की तरह यूज होता है कैंडल्स, ऑर्नामेंट्स, वैसलीन, ग्रीस, ये सब बनाने के काम आती है। एंड लास्ट में बाइटमिन, इसके बारे में हम जानते हैं कि रोड्स, पेंट्स, ये सब बनाने के लिए काम आता है। तो हमने कुछ यूजेस देखे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के, ठीक है। नेक्स्ट इज नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस क्या होती हैं? नेचुरल गैसेस ऐसे फॉसिल फ्यूल होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं मेनली ऑफ मीथेन, ठीक है। ये फाउंड किए जाते हैं ऑयल ईल्ड्स पर, क्रूड ऑयल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इनको इजीली पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दूसरी बात, नेचुरल गैसेस जो होते हैं वो बहुत हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किए जाते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म में, ठीक है। इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल्स इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड पावर जनरेशन। इसका एग्जाम्पल है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी, जिसको आजकल हम व्हीकल्स में और अलग अलग जगहों पर फ्यूल्स की तरह यूज कर रहे हैं। इट इज लेस पोल्यूटिंग एंड क्लीनर फ्यूल। अ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम नेचुरल गैसेस। लास्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दैट इज pollution caused by combustion of fuel। देखो, combustion of fuel release gases such as CO, carbon, CO2, CO, carbon monoxide, CO2, carbon dioxide, oxides of nitrogen, oxides of sulfur। इस टाइप के substances को ये रिलीज करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे नेचर के लिए, एनवायरमेंट के लिए, एयर के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट, सॉलिड फ्यूल जैसे कि स्मोक हो गया, कंसिस्ट ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल, ये सभी यूज किए जाते हैं एयर पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। दिस कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एलर्जी इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका जब कंसंट्रेशन नेचर में इंक्रीज हो जाता है तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है। एंड लास्ट पॉइंट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी चीजें इनको बर्न करते टाइम, यूज करते टाइम क्या होती हैं, हमारे वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, जो कि बाद में इवेपोरेट किया जाता है तो एसिड रेन के फॉर्म में हमारी अर्थ पर वापस आता है। नाउ नेक्स्ट इज टू रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल है ना, इनको जब बर्न करते हैं तो इनके हार्मफुल इफेक्ट को हम रोक सके, इसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले यूज रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सनलाइट, विंड, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल। ऐसी एनर्जी को यूज करो जिससे रिन्यू किया जा सके या खत्म ना हो। दूसरी बात, यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करो जिन्हें बार बार प्रोड्यूस किया जा सके। कन्वेंशनल सोर्सेज को तभी यूज करो जब बहुत जरूरी है। Now tips to save petrol while driving: drive at a constant and moderate speed as far as possible। एक constant speed पर ही drive करें। Next is switch off the engine at traffic lights। traffic lights पे engine को बंद कर दें। In place where you have to wait, ensure correct tire pressure and ensure regular maintenance of vehicle। सो ये कुछ बातें हैं जो हमें ड्राइविंग के टाइम पे ध्यान रखनी है पेट्रोल से प्रोटेक्ट करने के लिए, पेट्रोल को मतलब कंजर्व करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। आई विल बी सून कमिंग अप विद द नेक्स्ट चैप्टर।